ज़माना कदीम से लेकर दौरे हाजिर तक साइंसी इजादात ने दुनिया को न सिर्फ तरक्की की बेशुमार मनाजिल तय कराई, बल्कि जिंदगी को गुजारने का एक नया नजरिया भी हमारे सामने पेश किया है। आज इंसानी समाज तरक्की की जिन राहों पर गामजन है, वो राहें साइंसी तहकीक की ही देन है। जमीन, समंदर और आसमान पर इंसान ने साइंस के दम पर ही कामयाबी की नई इबारत लिखी। वहीं इसी साइंसी तहकीक ने लाइलाज बीमारी पर लगाम लगाकर इंसान को एक नई जिंदगी देने का काम भी किया है। हमारे साइंसदानों ने न सिर्फ अपनी इजादात से मुल्क को एक नई पहचान दिलाई, बल्कि दुनिया को जो सौगातें अता की हैं, वो तारीख के सुनहरे बाब बन चुकी हैं। सीवी रमन से लेकर अबुल कलाम तक एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है, जो हमें हमारे साइंसदानों पर नाज कराती है। यूं तो हिंदुस्तान के कई मर्द साइंसदां हजरात दुनिया के साइंसी नक्शे पर सितारे की तरह चमके हैं, लेकिन आज मर्द साइंसदानों से अलग हिंदुस्तानी खवातीन भी कामयाबी की नई तारीख रक़म कर रही हैं। मुल्क के चंद्रयान मिशन से लेकर मंगल मिशन या फिर मेडिकल रिसर्च, इन सभी शोबों में खवातीन साइंसदानों की लगन और मेहनत आज किसी से छुपी नहीं है। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू की खास पेशकश हमारे साइंसदां में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल वाही। साइंस की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंसानी ज़िंदगी आज बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है तो साइंस का उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत नाम कमाया है, बहुत काम किया है और देश की तरक्की में उसका बहुत योगदान रहा है। आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है साइंस की फील्ड में। CSIR के DG हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे साहब, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। शेखर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। पहला सवाल सर आपसे यही कि CSIR जो है ना, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, मगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं। तो दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताइए कि CSIR कैसे हर आम और ख़ास की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि CSIR में हम लोग की शुरुआत जो हुई थी 1942 में हुई थी, तो स्वतंत्रता से 5 साल पहले। और जब हम स्वतंत्र हुए तो देश में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ और विज्ञान को अडॉप्ट करना ज़रूरी था, और पहले से ही इसमें CSIR जुड़ा रहा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती ये थी हमारे सामने कि देश में हम लोग किस तरह डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर पाए, और डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करते वक्त ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को जिसे वोटिंग का अधिकार हो उसे वोटिंग वो कर पाए। इसलिए हम लोगों ने जो इंक जो आजकल जो देते हैं वो हम लोगों ने बनाई थी, और ये इंक का इस्तेमाल आज भी होता है। आज आप भी कभी भी वोटिंग करने के लिए जाते हो तो आपके इस अंगुली पे वो इंक लगाते हैं कि उसका ये चिन्ह होता है कि मेरे अभी भी लगी हुई है शायद। एग्जैक्टली यही वाली। इसको ये CSIR का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है पहले कुछ दिनों में। लेकिन उसके साथ ही हम जैसे गुजर रहे थे, जैसे हरित क्रांति हुई देश में, और हरित क्रांति के वक्त एक बहुत ज़रूरी था कि हम लोग एग्रीकल्चर को मैकेनाइज कर पाए। और एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते वक्त जो ट्रैक्टर्स बनाने थे, तो पहले ट्रैक्टर्स जो थे वो हमारे CSIR के लैब में बने, जिसे हम लोग स्वराज नाम का जो ट्रैक्टर था, आपने बहुत सही कहा। और फिर हम लोगों के कुछ वैज्ञानिक हमारी लैब से फिर अलग होकर फिर उन्होंने अपनी कंपनी भी शुरू की इससे, और वो ट्रैक्टर आज भी बिकता है मार्केट में। आपने देखा होगा स्वराज ट्रैक्टर आज भी बिकता है। इसी तरह जब देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि दूध को हर जगह बांटने के लिए दूध का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके कॉस्ट काफ़ी होता है, तो दूध को अगर पाउडर बना के कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारी मैसूर की जो लैब है CFTR है, उन्होंने दूध की पाउडर जो बनाई थी वो आज भी बिकता है, वो हम लोगों के लैब में बनाई थी। राइस में है कि जैसे कि चावल में जैसे पार बॉइल्ड राइस जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे लैब में पार बॉइल्ड राइस बनाया था। तो ऐसी काफ़ी सारी हम लोगों की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है आज आप लोग समाज में देख पाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। वैसे डॉक्टर साहब, आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है हिंदुस्तान के अंदर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, उससे आप सम्मानित हैं। उसके बाद भी आप लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, आपको यहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिलती है इन सब चीज़ों की? साइंस की प्रेरणा जो है हर व्यक्ति के लिए एक ही होती है कि हम लोग जितना हो सके हमारे तरफ से विज्ञान जगत को जितना कंट्रीब्यूट कर पाए, अगर वो कर पाए तो वही हमारी प्रेरणा होती है।
इसमें अवार्ड मिलता है, वो एक उसका एक हिस्सा होता है। अवार्ड इज़ रिकॉग्निशन, लेकिन अवार्ड के लिए कोई काम नहीं करता है। कोई वैज्ञानिक हो अवार्ड के लिए काम नहीं करता है। वैज्ञानिक की हरदम यह एक भूमिका होती है कि मैं जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ विज्ञान जगत को। बिल्कुल। वैसे ये अब आप अगर हम टेक्निकल से दूसरे पे आएँ कि आपकी शुरुआत कैसी हुई, मतलब आपको इस राह साइंस की राह पर आपके माता पिता ने डाला या आपका खुद का ही हमेशा आपकी रुचि थी इसमें, इस फील्ड में? वैसे कहा जाए तो मेरे के पिताजी फिज़िक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं पुणे, नागपुर और गोवा विश्वविद्यालयों में। तो उनकी वजह से घर में तो वैसे साहित्य का काफ़ी आलन चलन थी और मुझे भी अपनी साइंस में रुचि थी। इस वजह से फिर मैंने तय कर लिया था पहले ही जब मैं स्कूल में था कि मैं भी हो सके तो वैज्ञानिक बनूं। साइंटिस्ट बनने का आपने सबसे पहली बार कब सोचा कि अब मुझे साइंटिस्ट बनना है? ये हो सकता है करीबन 10वीं 11वीं कक्षा में मैं जब था तो फिर धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि क्या करना चाहिए। तो फिर उस वक्त मैंने सोचा कि हो सके तो वैज्ञानिक बन पाऊँ। अच्छा, ठीक है। एक साइंटिस्ट बनने के लिए तेज़ दिमाग चाहिए, ये सबको पता है हर एक बंदे को पता है, मगर परिवार का सपोर्ट भी चाहिए और ख़ास तौर पर जब शादी हो जाती है तो पत्नी का सपोर्ट भी चाहिए। इस मामले में आप कितने लगे? उसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी और मैं, हम दोनों जब एमएससी कर रहे थे हम एक ही कक्षा में थे और फिर उन्होंने भी फिर सोचा कि वो भी पीएचडी करेगी हमारे साथ। तो मैं जब भारतीय विज्ञान संस्था में, तो वो सेम प्रोफेशन की हैं? वो भी सेम प्रोफेशन में। तो उन्होंने फिर फिज़िक्स में पीएचडी की, मैंने बायोफिज़िक्स में पीएचडी की। तो हम दोनों ने इकट्ठा वहाँ पे जाके पीएचडी की और फिर उन्होंने भी सोचा कि वो भी यही लाइन अपनाएगी जो मैं अपना रहा था। बिल्कुल, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और आप लकी रहे कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली। खैर, डॉक्टर साहब से चर्चा जारी रखेंगे, मगर अभी उनके अभी तक के सफ़र के बारे में जान लेते हैं कि अभी तक का उनका सफ़र कैसा रहा है। बाद में जानेंगे कि उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। माजी के सुनहरे दौर से अलग अगर मौजूदा दौर पर नजर डालें तो मुल्क को अपने तहकीकी फन और अहम जिम्मेदारियों से मुस्तफीद कराने वाला एक अहम नाम है शेखर चिंतामणि मांडे का। 1942 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की बुनियाद रखी गई थी और आज इसी इदारे के मकासद को जमीनी सतह पर पूरा करने में बतौर डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। शेखर सी मांडे की पैदाइश 5 अप्रैल 1962 को पुणे के एक तालीमी घराने में हुई थी। शेखर सी मांडे ने नागपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में MSc करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स में PhD की डिग्री हासिल की। PhD करने के बाद भी शेखर सी मांडे रिसर्च के अपने सफर को जारी रखना चाहते थे और इसी जिम्मे में वो नीदरलैंड की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विम G.J. हॉल की रहनुमाई में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के तौर पर काम करने लगे। बादअज़ां शेखर सी मांडे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में सीनियर फेलो भी रहे। शेखर सी मांडे की तकर्रुरी 1995 में इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में साइंटिस्ट C के तौर पर हुई। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 साल तक हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स में स्टाफ साइंटिस्ट से लेकर सीनियर स्टाफ साइंटिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात को अंजाम दिया। मौजूदा वक्त में CSIR के DG और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च शोबे के सेक्रेटरी शेखर सी मांडे 2011 से 2018 के दरमियान पुणे में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुके हैं। जय अनुसंधान की राह पर चलते हुए तहकीकी मकालों को शाये करने में जब हिंदुस्तान दुनिया में तीसरी पोजीशन पर पहुंचा तो इसका सेहरा CSIR को गया, क्योंकि हाल में जारी की गई नई रैंकिंग में अब CSIR को मुल्क में सबसे ज्यादा तहकीकी मकालों को शाये करने के लिए पहला मकाम मिला है। शेखर सी मांडे की सरपरस्ती में CSIR हर साल औसतन तकरीबन 200 हिंदुस्तानी पेटेंट और 250 गैर मुल्की पेटेंट फाइल करता है। स्वदेशी जज्बे के साथ शुरू की गई मुल्क की एक बड़ी रजाकाराना साइंसी तहरीक विज्ञान भारती के भी वो नायब सदर रह चुके हैं। अहम ओहदों पर फायज रह चुके शेखर सी मांडे को उनकी साइंसी खिदमात के लिए कई एजाजात से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें सबसे अहम है बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2005 में उन्हें दिया गया
शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वबा के दरमियान हिंदुस्तान से किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद कर रही है, तब CSIR की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा जरूर बढ़ जाती है। वबा और उम्मीदों के दरमियान शेखर सी मांडे एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां उनका नाम एक तारीख रकम कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शेखर के बारे में अब आप बहुत कुछ जान गए होंगे, मगर CSIR को लेकर भी डॉक्टर साहब के बहुत ग्रैंड प्लान्स हैं, वो खुद उन्हीं से जानते हैं। सर, हैव ए सीट प्लीज। सर, CSIR प्रमुख के तौर पर अगर बात करें तो आपने किसानों के लिए, कुपोषण से निपटने के लिए, जल संरक्षण के लिए CSIR ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ करने जा रही है और आगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। CSIR, जैसे आपको पता है कि हमारे पूरे देश में 37 अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं और हर प्रयोगशाला का एक अपना अपना खुद का विषय है। जैसे कि किसानों के लिए काम करने के लिए हमारे 3 या 4 अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, वो काम में सतत रही है। आपको पता होगा कि CSIR ने कुछ साल पहले एक अरोमा मिशन जारी किया था और अरोमा मिशन का मकसद ये है कि किसानों को किस तरह से मदद करके उनका इनकम जो है उसको बढ़ा पाएँ हम लोग। पूरे दुनिया में आजकल अरोमा का काफ़ी प्राइस मिलता है, एरोमेटिक ऑयल्स का वगैरह। तो हमारे 3-4 संस्थाएं एकत्रित आकर उन्होंने किसानों को काफ़ी सिखाया कि किस तरह से एरोमेटिक प्लांट्स को वो उगा पाएँ और उससे फिर वो जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके किस तरह उनकी इनकम हम लोग बढ़ा पाएँ। इसमें काफ़ी बड़ी सफलता है हमारे लैब्स को मिली है। दूसरी है हमारे अनाज की एक वैरायटी है जिसे हम लोग सांबा मसूरी कहते हैं। ये हमारी CSIR की CCMB करके संस्थान है हैदराबाद में, वो और ICRI की IRRI करके संस्थान है हैदराबाद में। ये दोनों ने मिलजुट कर ये एक सांबा मसूरी की वैरायटी बनाई है जो ब्लाइट रेजिस्टेंट है, जिनको कीड़ों से परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से काफ़ी काम हम लोगों ने किसानों के लिए किए हुए एग्रीकल्चर के लिए। इसी तरह पानी के क्षेत्र में भी काफ़ी सारा काम है। हमारी नीरी की नागपुर की लैब है, हमारी NGRA हैदराबाद की लैब है। इन्होंने पानी संरक्षण या पानी को किस तरह से हम लोग ग्राउंड वाटर का सप्लाई बढ़ा सके, इस तरह का उनका काफ़ी बढ़िया काम रह चुका है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, काफ़ी सराहनीय काम है जो कि ये इंस्टीट्यूट कर रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि आपने इतना सब रिसर्च की बात करी। हमारे देश के, हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं वो CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं। कितना सपोर्ट आपको मिलता है सरकार से, PM से? कितना मोटिवेशन मिलता है कि आप इन कामों को और ज़ोर शोर से आगे बढ़ाएं? जैसे कि आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी CSIR के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते वो CSIR की सोसाइटी की मीटिंग के वहाँ पे वो अध्यक्ष होते हैं और हमें फिर उस वक्त मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री जी के सामने में हमारी जो कुछ अचीवमेंट्स हो उनके सामने हम लोग पेश कर पाएँ। और प्रधानमंत्री जी हमें काफ़ी अच्छा ऑडियंस देते हैं, वो सुनते हैं और इस वजह से काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका वो काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं। बिल्कुल, आपको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, मोटिवेट आप नज़र आ रहे हैं, इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। एक चीज़ और है, मैं जो दर्शकों के लिए बता दूं कि हाल फिलहाल में एक रैंकिंग जारी हुई थी जिसमें CSIR को पहली रैंकिंग मिली थी रिसर्च वर्क करने के लिए इंडिया में। सर, ये उपलब्धि, ये कामयाबी कितने मायने रखती है आपके लिए, संस्था के लिए? ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम लोगों को बहुत गर्व है कि नेचर इंडेक्स जो है उन्होंने CSIR को पहले नंबर पे ला के रखा है, बल्कि हमारी कंपटीशन जो थी वो हमारे देश के सब जाने माने अधिकाधिक संस्था हैं उनके साथ थी और इसके बावजूद CSIR को अगर पहला नंबर प्राप्त हो तो इससे बड़ा और गर्व कोई हमें नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो छात्र हैं जो हमारी सभी संस्था में काम कर रहे हैं उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिन्होंने CSIR को एक अग्रसर स्थान पे वो ले आए हैं। सर, क्या एक ऐसी चीज़ है या क्या एक ऐसी इन्वेंशन है या फिर एक रिसर्च है जो आप चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में ये संस्था करे, विच विल बी ग्रेट वाव फीलिंग जिसे कहते हैं आजकल, वो हो जाएगी? ऐसे तो काफ़ी सारे हमारी आकांक्षाएं हैं कि हम लोग जिस माध्यम से समाज तक हमारा काम ले आ पाएँ। जो विज्ञान हमारे प्रयोगशाला में होता है उसका अल्टीमेट बेनिफिट समाज को मिलना चाहिए, ये हम लोग मानते हैं।
और जैसे कि आपने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए सबसे बड़े मायने रखेगी, तो ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन आजकल जैसे कोरोना वायरस की चर्चे काफ़ी है हर जगह, हर पूरे विश्व में। और अगर मेरे होते हुए यहाँ पे अगर कोरोना वायरस के ऊपर ऐसी कोई दवाई निकले, ऐसा कोई हल निकले जिसके कि पूरे मानव जाति को उसका लाभ हो, तो इससे बड़ा और कोई हम काम नहीं कर पाएंगे। क्या इस तरफ सर अभी कोई काम शुरू हो चुका है? काम तो ज़रूर हो चुका है। हमारी कई सारे प्रयोगशाला एक साथ जुटकर ये देख रही है कि कोरोना वायरस का डायग्नोसिस किस तरह से हम लोग तेज़ी से कर पाए, कोरोना वायरस के लिए हम लोग किस तरह की दवाई बना पाए, और कोरोना वायरस का अगर हो सके तो वैक्सीन भी अगर हम बना पाए, ये हम लोगों की आकांक्षाएं हैं। सर केंद्र सरकार पे आए तो केंद्र सरकार ना स्किल इंडिया पर बहुत जोर दे रही है और ये बहुत सफल स्कीम है। आप लोगों को बता दूं केंद्र सरकार की, इसके लिए एमटेक संस्थान ने आधुनिक कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। आपकी नज़र में कितनी बड़ी पहल है, कितनी अच्छी पहल है? ये एक बहुत बड़ी पहल है कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, इन्होंने एक कंपनी है मर्क इंडिया, इनके साथ जुड़कर एक स्किल इंडिया के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। ये इसलिए किया है कि जो बच्चे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं उनको अगर इस तरीके की स्किल हम दे पाएँ कि वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, और अगर खुद इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं स्टार्टअप्स वगैरह, उसके लिए अगर हम लोग उन्हें सक्षम बना पाएँ, तो इसके लिए वो एक स्किल इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने वो प्रोग्राम शुरू किया है। और ये बहुत बड़ी पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, सरकार के साथ आप हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। हालांकि ऑटोनोमस बॉडी है मगर दोनों चीज़ें सिनर्जी में चल रही हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अब एक सवाल है युवाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा साइंस की तरफ आकर्षित हों, साइंटिस्ट बनने की तरफ उनका रुझान बने। इसके लिए आपको लगता है कि देश में माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पर्याप्त है और काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश में बहुत अच्छा है साइंस के लिए। आप हमारी किसी भी प्रयोगशाला में आए, या फिर इसरो में या डीआरडीओ में या और किसी भी प्रयोगशाला में जाए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया है। जो की बात होती है बच्चों को साइंस की ओर खींचने की, उसमें एक अपनी एक चुनौती अलग से है। वो ये चुनौती इसलिए है कि नॉर्मली 11वीं 12वीं कक्षा के बाद बच्चे अलग अलग ऑप्शन जब ढूंढते हैं, तो उनके सामने में सिर्फ ऐसा पता चलता है कि एक या दो ही ऑप्शन वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं आईआईटी में जाके इंजीनियर बनूं, या एम्स जैसे संस्था में जाके मैं डॉक्टर बनूं। बच्चों के सामने में एक बहुत कम सवाल होता है कि किस तरह मैं वैज्ञानिक बनूं या किस तरह अच्छा जर्नलिस्ट बनूं। और ये बच्चों के सामने अगर हम अच्छी तरह ले आ पाए कि विज्ञान या जर्नलिज्म या और भी कोई ऐसे जो प्रोफेशंस है जो बहुत अच्छे प्रोफेशंस है, और बच्चों को उसमें आने के लिए और प्रोत्साहन हम कर पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए वो बहुत अच्छा होगा। सब वैसे अगर देखा जाए तो पुरुष जो हैं वो साइंस में बहुत एक्सेल करते हैं, महिलाओं का रिसर्च में उतना अगर रेशो देखें तो उतना ज़्यादा नहीं है। इस इम्बैलेंस को कैसे दूर किया जा सकता है? आपने जो कहा कि महिलाओं की भागीदारी जो आज साइंस में है वो कम है, और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हम लोग नहीं मानते कि पुरुषों में और महिलाओं में कोई अंतर है। जहाँ तक कैपेबिलिटी हो या साइंटिफिक एबिलिटी हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिसमें कि हम लोग साइंस में आते वक्त हमारा ही पहला कदम जो होता है वो पीएचडी करने के लिए होता है। और जब तक पीएचडी ख़त्म होती है किसी व्यक्ति की, वो व्यक्ति 28-29 साल की उम्र हो जाती है। और आप जानते हो ये उम्र में महिलाओं का ध्यान और कहीं चले जाता है। इसलिए महिला अगर वापस साइंस में आना चाहे तो उस वक्त उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। और हम लोगों के सामने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह हम लोग महिलाओं को दोबारा साइंस में आकर्षित कर पाएँ। इस तरफ आपकी तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? कोई ऐसे मोटिवेशन दिया जा रहा है महिलाओं को कि वो रिटर्न कर सकें पीएचडी के बाद दोबारा से रिसर्च वर्क में? ऐसे भारत सरकार के काफ़ी सारे अलग अलग स्कीम्स हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है जिसको WOSA या WOSB कहते हैं, वूसा वुसबी। और ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कोई स्कीम्स है जिसमें महिलाओं को दोबारा ले आने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, इससे देश का ही भला होगा और महिलाएं इस फील्ड में भी फोर फ्रंट पे आएँ। अब दोबारा से थोड़ा सा आपकी निजी ज़िंदगी पर आता हूँ, क्योंकि आपका जो बेटा है, आपने उसको क्या आज़ादी दी कि भाई वो अपना करियर खुद चुने, या आपने उसको साइंस की राह पर डाला? हम लोगों ने तो उसको पूरी आज़ादी थी कि आप जो करना चाहो आप ज़रूर कर सकते हो, आपको जिस चीज़ में रुचि हो आप वही करें।
आप अपने आप पर ये प्रेशर ना ले कि मेरे के माताजी और पिताजी क्या कह रहे हैं। आप अपने आप पर ये प्रेशर ना ले कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। आप अपने आप पर ये प्रेशर ना ले कि मुझे टीचर्स क्या कह रहे हैं। तो उसने वो बात थैंकफुली मानी और फिर उसने चुना कि मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी करना चाहता हूँ। तो इस वजह से फिर वो कॉलेज में जाके फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बंगलोर में जाके वहाँ पे बी मैथ किया और चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में जाके एमएससी किया। उसके पश्चात फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, वहाँ पे जाके उसने फिर पीएचडी किया। ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि एक नोशन है, एक इम्प्रेशन है कि जो बच्चा साइंस में अच्छा होता है वो आईआईटी को टारगेट करता है सो डैट एक अच्छी नौकरी लग पाए। क्या अगर आप साइंटिस्ट बनने जाते हो तो देश में आज के माहौल में क्या वो स्टूडेंट्स भी अच्छा कमा सकते हैं? पे पैरिटी तो नहीं है? पे पैरिटी से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अपने दिल की खुशी जो है, अगर हम कोई भी एक नई खोज करते हैं और जिस खोज की वजह से हमारा पूरे नाम में विश्व में हमारा नाम हो जाता है कि इस खोज की वजह इस व्यक्ति से हुई है, इस व्यक्ति की वजह से हुई है, ये जो सबसे बड़ी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो सिर्फ साइंस में ही मिल सकता है और ये किसी भी पैसे से इसे हम लोग नाप नहीं पाएंगे। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तो वो आपका प्रोफेशन बनता है, तो आपको फिर पे की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया एम्पल हैं आपको। अगर आप अच्छे हैं तो फिर आपको पे भी अच्छी मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो हिंदुस्तान, आपका इंस्टीट्यूट रिसर्च के लेवल पर कहाँ ठहरता है? क्या हम वह बेस्ट में आते हैं? वैसे हमारे काफ़ी एरियाज़ जो है साइंस में, जैसे कि मैथमेटिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स है, इसमें तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश के वैज्ञानिक जो है वो विश्व स्तर पर सबसे आगे में चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल साइंसेस में काफ़ी तेज़ी से गए 20 सालों में हमने इतनी प्रगति की है कि हम लोग विश्व स्तर पे अग्रसर अब आ चुके हैं और आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले 15-20 साल में सभी अलग अलग विषय जो है साइंस के, इसमें हमारे वैज्ञानिक विश्व में सबसे अच्छों में से फिर जाने माने जाएंगे। अगर रिसेंटली हम बात करें, हर इंस्टीट्यूट के कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, तो निकट भविष्य में CSIR के क्या टारगेट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? आपकी गाइडेंस में पूरी टीम काम कर रही है। जैसे कि आपको पता हो कि CSIR एक संस्थान ऐसी है जो विज्ञान जगत को और प्रौद्योगिक अनुसंधान को जोड़ती है। विज्ञान जगत में हमारा जो मुख्यतर काम होता है हमारी प्रयोगशाला में होता है और उसका नेसेसरीली समाज के साथ या प्रौद्योगिकी अनुसंधान के साथ कोई ताल्लुक होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन CSIR का एक मुख्य मकसद ये है कि हम लोग विज्ञान को और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को एक साथ जोड़ते हैं। इसलिए हमारे जो टारगेट्स है वो काफ़ी सारे प्रौद्योगिक अनुसंधान के और भी है। जैसे कि हम लोग एक समाज के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं और अगले आने वाले 3-4 साल में हमारा एक टारगेट है कि इसको हम लोग बना के उसको फील्ड में ले आ पाएँ। ये एक हमारा बहुत बड़ा मकसद है। इसी तरह बायोफ्यूल बनाना, हम लोग, हमारी एक संस्थान है देहरादून में, वो बायोफ्यूल काम करने में लगातार जुड़ी हुई है। बिल्कुल, काम बहुत हो रहा है और आप लोग प्रयास भी अच्छे कर रहे हैं, मगर अब सवाल सरकार की तरफ से कि सरकार की कितनी मदद मिल रही है? फंडिंग में, रिसर्च में उतना पैसा लगाया जा रहा है? अगर आप डेवलप नेशन से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, मगर दूसरे जो डेवलपिंग नेशन है उसके मुकाबले हम अच्छा पैसा रिसर्च में लगा रहे हैं ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके। ये तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार की ओर से हमें पूरी मदद मिलती है, उसमें हमें कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी वजह से आप देखते हो कि हमारे काफ़ी सारे जो अचीवमेंट्स है गए कई वर्षों में, आप देखते हो इसी वजह से है कि सरकार ने हमें पूरी मदद की है हमारे सपना जो है उसको पूरे करने के लिए। ये भी आपने सही कहा कि बाकी देश जितना साइंस के अनुसंधान पे काम पे जो लगाते हैं उतना पैसा हम लोग नहीं लगा पा रहे। लेकिन इसका एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि हमारी प्रौद्योगिकी संस्थाएं हैं वो जितना पैसा अनुसंधान पे लगाना उन्होंने चाहिए वो नहीं लगा पा रही है। और हमारे सामने में ये भी चुनौती है कि हम लोग हमारे प्रौद्योगिकी संस्थाओं को ये कन्विंस कर पाए कि उन्होंने भी अनुसंधान करके उसके ऊपर कुछ एफर्ट्स लगा के वो भी हमारे साथ एकजुट कर काम करें। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है और सरकार से भी आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो CSIR जो है इस रिसर्च के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ करती है? कोई और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी ये संस्था इन्वॉल्व है जिसमें आप भी जोर दे रहे हैं? तो CSIR का पूरा स्पेक्ट्रम है कि एक तरफ हम लोग पूरा बेसिक काम करते हैं
और दूसरी तरफ हमारे काम से समाज को जो फ़ायदा होता है उसका काम होता है। जैसे कि आपने पता कहा कि CSR और क्या करती है, हम लोगों की बहुत बड़े स्तर पर ये कोशिश चल रही है कि किस तरह हम लोग बच्चों में विज्ञान की रुचि ले आए हैं। तो हमारा एक जिज्ञासा नाम का प्रोग्राम है जिसके मार्फत हम लोग बच्चों को हमारे प्रयोगशाला में ले आते हैं। 2-3 दिन बच्चे हमारे साथ गुजारते हैं। उसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं कि विज्ञान जगत में क्या क्या हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है। हम लोग उन्हें दिखाते हैं कि हमारे प्रयोगशाला में किस तरह काम होता है। ये एक बहुत बड़ी अहम भूमिका CSR की रही है कि बच्चों में किस तरह विज्ञान जगत की रुचि हम ले आ पाए। बहुत अच्छी बातें बताई। इसके अंदर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि अगर जो भी पढ़ने वाला बच्चा होता है स्कूल में, उसको नासा के बारे में पता होता है, इसरो के बारे में थोड़ा कम पता होता है। एक मार्केट करने की भी अपनी एक क्षमता होती है कि संस्था अपने आप को प्लेस कैसे कर रहा है, फिर वहाँ से रोल मॉडल्स वो पेश करता है, फिर लोग फॉलो करते हैं। क्या इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है? एक बहुत अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा है, मगर उसको आम जनता तक, जनमानस तक पहुँचाया जाए, मार्केट किया जाए। ये तो बहुत सुंदर कहा आपने कि मार्केटिंग जो है वो एक बहुत अहम उसकी भूमिका होती है अलग से, किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ विज्ञान में नहीं, किसी भी क्षेत्र में। और इसी तरह अगर हम लोग अपनी ओर से मार्केटिंग कर पाए साइंस की, इस तरह कि हर बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो विज्ञान की ओर आकर्षित हो, तो इस तरह कोशिशें तो ज़रूर चल रही है। हमारे स्पेस प्रोग्राम की जो अचीवमेंट्स है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि स्पेस के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों में ये जानकारी लाई है कि किस तरह वैज्ञानिक अपने लैब में काम करता है और उस तरह से हम लोग रॉकेट वगैरह स्पेस में छोड़ पाए हैं। तो एक बहुत बड़ा वो एक हमारी अचीवमेंट रह चुकी है। तो रिसर्च वर्क के साथ साथ अगर मार्केटिंग भी अच्छी हो जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर ये बहुत सारे रोल मॉडल्स क्रिएट हो जाएंगे और जो युवा हैं वो फॉलो करना शुरू कर देंगे। वैसे सर, फ्यूचर आइंस्टाइन, फ्यूचर के APJ अब्दुल कलाम, फ्यूचर के डॉक्टर शेखर आपको निकलते हुए दिख रहे हैं अब इंस्टीट्यूट्स में से जो कि भारत के अंदर है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्लूमी है सिचुएशन या ब्राइट? ग्राउंड रियलिटी तो बहुत ब्राइट है। अगर आप जाके कोई किसी युवा वैज्ञानिक से बात करें तो आपको पता चले कि कितनी ऊर्जा है हमारे समाज में, हमारे युवा वैज्ञानिकों में बहुत ऊर्जा है। और इस वजह से हमारे देश का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है साइंस के लिए, ये मैं मानता हूँ। आप कुछ युवाओं के लिए जो साइंस फॉलो करते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ऐसी सोच रखते हैं, जो बहुत ही यंग अभी बच्चे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही सिर्फ कहूँगा कि आप अपना पैशन ज़रूर फॉलो करें और आप अगर अपना नाम पूरे विश्व में करना चाहें तो वो किसी विज्ञान की एक खोज की ओर से आप कर सकते हो। और ज़रूर विज्ञान को अपनाएं और ऐसी खोज करें जाकि उसका समाज में फ़ायदा हो, जाकि जो कि आपको पूरे विश्व में आपका नाम हो, जो कि हमारे देश का झंडा ऊपर फैलाता रहे। तो युवाओं के लिए बहुत सुंदर संदेश यहाँ पर डॉक्टर शेखर ने दिया। अगर वो फॉलो करते हैं, सही मेहनत करते हैं, तो फिर वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो भी फ्यूचर के डॉक्टर शेखर बन सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर आप साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या होते? आपका और क्या शौक़ है? ये तो बहुत कठिन सवाल है। मुझे अगर दोबारा मौका मिले तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं दोबारा साइंटिस्ट बनूंगा। ये तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। लेकिन मेरे कुछ और भी इंटरेस्ट है, जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत रुचि है और मुझे बहुत खेद होता है कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जितने पैशन से फॉलो नहीं कर पाया जितना मैंने विज्ञान किया है। तो अगर साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं ज़रूर इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन होता। मुझे सितार बजाने का शौक़ है, मैंने कुछ शिक्षा भी ली है सितार बजाने की। तो अगर शायद वैज्ञानिक ना होता तो हो सकता हो कि कुछ स्तर पर मैं अपनी ओर से सितार बजाने की कोशिश करूं। सर, आप बेहद पॉजिटिव इंसान हैं और इसी पॉजिटिव नोट पर हम आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। DD उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हमारे साइंसदा में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे और आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी ही पर्सनालिटी से जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत काम किया है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।